गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ये आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आईआईएससी बंगलौर के लिए। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ये सोच रहे हैं कि चलो हमें मूव करना है या फिर पीएसयू के लिए जाना है, एमटेक के लिए जाना है, एमटेक रिसर्च के लिए जाना है, एमटेक टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए जाना है, ठीक है। या फिर बहुत सारे बच्चों के मन में एक ये डाउट आता है कि बस आईआईएससी बंगलौर मिल जाए, कैसे भी मिल जाए और फिर हम देख लेंगे। बहुत सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया, वहाँ जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे डेटा लिया। जितने भी स्टूडेंट मन में एक आईआईएससी बंगलौर का सपना लेकर बैठे थे, फाइनली उस आईआईएससी बंगलौर में इंटर करने का टाइम आ गया है। लेकिन सपना आपका हकीकत में बदल जाएगा, इसके लिए आपकी जो पिछली मेहनत है, आपने जो गेट से पहले अपना हार्डवर्क किया है, उससे जो आप गेट में रैंक अचीव कर पाए हैं, उस रैंक का बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है और उसी बेसिस पे ही आपके जो भी एमटेक प्रोग्राम के ऑफर हैं वो मिलेंगे। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को आईआईएससी बंगलौर की सारी कंडीशंस बता देता हूँ, उसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। देन आप डिसाइड करिएगा कि आपको मूव करना है कि नहीं। आईआईएससी बंगलौर वही स्टूडेंट मूव करेंगे जिनका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती एंटर करें, किसी आईआईटी या आईएससी में चले जाएं और ये सोच के चले जाएं कि बस मेरा वहाँ पर एंट्री हो जाए, इसके बाद हम देख लेंगे। बेटा, बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है, बहुत सारे बच्चे फेल होके पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में बाहर हो जाते हैं। तो आपके गेट क्वालिफाई होने का कहीं से ये मीन नहीं है कि आपको एमटेक की डिग्री फ्री में ऑफर कर दी जाएगी। अगर आप आईआईएससी बंगलौर जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूं। और आप सीट्स जो हैं एमटेक और पीएचडी एडमिशन के लिए, उनको कुछ इंक्रीज किया गया है। वोमेंस के लिए 4 नंबर ऑफ सीट है, बाकी सारे मेंस के लिए हैं। उसमें भी कैटेगरी वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें रैंक वाइज और स्टूडेंट्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ सीट बेटा 21। उस 21 सीट में ये मैं बात करूं लास्ट ईयर की, टोटल नंबर ऑफ सीट 21 थी, जिसमें रिसर्च और टीए दोनों के बेसिस पे, आरए और टीए दोनों के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। जिसमें से लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे जिन्होंने एडमिशन लिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 21 थे जिन्होंने सीट को, उस वैकेंट सीट को फुलफिल किया। लेकिन एडमिशन लेने 3 स्टूडेंट नहीं पहुंचे। आई डोंट नो, हो सकता है उनका कोई रिजल्ट आ गया हो, उनका बीआरसी एनपीसीआई में सिलेक्शन हो गया हो, या उनका किसी अदर पीएसयूज में सिलेक्शन हो गया हो, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉप 10 टॉप 20 के होते हैं, वो अप्लाई तो कर देते हैं बट एडमिशन नहीं लेते हैं। उन सारे स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में जरा सा भी ये है कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो प्लीज गाइज मत अप्लाई करिए, किसी की सीट वेस्ट ना हो। क्योंकि जो स्टूडेंट आप लोग जो टॉप 10 टॉप 50 टॉप 100 वाले हैं, आपको बेटा कोई भी आईआईटी मिल जाएगा। इनिशियली जो टॉप 20 वाले हैं, वो जो आईआईटी चाहेंगे वो आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी आईआईटी के लिए अप्लाई कर दें और फिर ज्वाइन ना करें। अगर किसी के मन में 1% भी ये लग रहा है कि हो सकता है मेरा पीएसयू में सिलेक्शन ना हो, तब हम क्या करेंगे? उस केस में आप लोग अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट कॉलेज पहुंचिए और ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद फिर लीव कर दीजिए, वो अलग बात है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए आप चले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे वो कम से कम ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, कॉप से अप्लाई करते हैं, उसका फीस पे करते हैं, अपनी सीट को फुलफिल करते हैं और देन उसके बाद ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि इतनी फीस कौन पे करेगा और मेरा तो अगले महीने सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपको फीस पे करने का डर है बेटा, तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा, अप्लाई मत करिए। या फिर अप्लाई करिए तो जाकर ज्वाइन करिए, फीस पे करिए और फिर आपका सिलेक्शन हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल जाइए। क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट मोर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है और मूव करना भी चाहिए।
अगर आप ऑलरेडी एक कहीं आईएससी बंगलौर, आईआईटी बॉम्बे या कुछ भी ले लेते हैं और अगर पीएसयू में सिलेक्शन हो जाता है और आपका एम जॉब ही है तो आपको जाना चाहिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आईआईएससी बंगलौर के लिए कौन अप्लाई करे, कौन अप्लाई नहीं करें, वो बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। कैरियर के लिए, हायर स्टडी के लिए सीरियस है वही आईआईएससी बंगलौर में एडमिशन लें। आप आईआईएससी बंगलौर में जाकर गेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, अदर प्रिपरेशन नहीं कर सकते, और अगर आपका एम ऐसा है तो आप आईआईएससी बंगलौर में एंटर मत करिए, आप आईआईएससी बंगलौर के लिए रजिस्ट्रेशन मत करिए। आपको आईआईएससी बंगलौर में एडमिशन लेने की नीड नहीं है। वहां पर बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं करने दी जाएगी, और अगर करते हुए पता चल गया तो मे बी एमटेक की डिग्री नहीं मिलेगी, हो सकता है। और वही स्टूडेंट एडमिशन ले जो सीरियस है हायर स्टडी के लिए, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आईआईएससी बंगलौर एक इंडिया का वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च के लिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, जहां का रिसर्च का जो लेवल है वो बहुत हाई है। सो गाइज, आप हमारे कंट्री के फ्यूचर हैं, और अगर आप मक्कारी के साथ रिसर्च करेंगे तो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होगी। और हमें रिक्वायर्ड है एक ऐसे स्टूडेंट की जो सीरियस मोड में एमटेक और उसके पीएचडी के लिए मूव कर सके। जिसका एम पीएचडी है वो एमटेक और पीएचडी डुअल डिग्री के लिए अप्लाई करें। जिसको ये लग रहा है कि चलो देखते हैं एमटेक करने के बाद फिर पीएचडी के लिए मूव कर सकते हैं, या फिर मैं कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से जाकर पीएचडी करूंगा, वो सारे बच्चे बेटा यहां पर अप्लाई करें एमटेक के लिए। ठीक है, जिनका मैथ स्ट्रांग है वो अप्लाई करें यहां पर एमटेक या पीएचडी के लिए, या एमटेक पीएचडी डुअल डिग्री के लिए। जिसमें से मैं आपको बता देता हूं, सीरियस वे में आपको स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, कर्व फिटिंग, टेलर सीरीज, न्यूटन रैप्सन और मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी, कर्व ट्रेसिंग, और इसके अलावा जितने भी आप ये डायग्राम बनाते हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, इनका बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज और सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में आनी चाहिए। इस टाइम पे जितने भी वहां पर रिसर्च चल रहा है, चाहे आप एमटेक की बात करें, चाहे आप पीएचडी की बात करें, उनमें ये सारे की सारी मैथमेटिक्स यूज होती है। और अगर आप वहां पर एमटेक पीएचडी के लिए मूव कर रहे हैं तो कम से कम कुछ सॉफ्टवेयर भी अगर आपको आते होंगे तो बेटर होगा। नहीं आते तो आप वहां सीख सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं आते तो एडमिशन नहीं ले सकते, आप सीख सकते हैं। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी कोऑर्डिनेट और कैलकुलस स्ट्रांग होने चाहिए। जितने भी कर्व बनेंगे बेटा, जितने भी आप ये रिसर्च करेंगे, वहाँ सारा का सारा रिसर्च का एक कंपैरिजन होता है, वो आपको कर्व, स्टैटिस्टिक्स और ये प्रोबेबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आप पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि आपके सक्सेस होने का परसेंटेज कितना है। सेकेंड थिंग, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किसका? जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, मैं बात करूं जैसे फिक्स लॉ है, फूरियर लॉ है, सीरीज है, या फिर जितने भी आप लोगों का मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सीआरई, थर्मो पढ़ते हैं, उनके जितने भी बेसिक लॉ है वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा तो आपका 70% वेटेज गेट स्कोर का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का कंसीडर किया जाएगा। देन उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट के बेसिस पे कोप वालों को वो लिस्ट सेंड की जाएगी, जो कॉमन पोर्टल है आपके एडमिशन का, तो उनको सेंड की जाएगी, और उस लिस्ट के बेसिस पे फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ना कि आपके गेट के रैंक के बेसिस पे, ना आपके गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। वो काउंसलिंग किस बेसिस पे होगी? मैंने आपको बताया 70% आपका जो मार्क्स है और 30% जो आपका इंटरव्यू होगा उस बेसिस पे, और पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और यही पूरा रिसर्च में यूज होता है। इस बार या लास्ट ईयर कुछ टाइम से देखा गया कि जो भी बच्चे वहां पर एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच्चे अवेयर नहीं होते और मक्कारी, लापरवाही चलती रहती है। जब रिसर्च की बारी आती है तो वो रिसर्च के टाइम पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स नहीं आती, वो कर्व ट्रेसिंग नहीं आती,
वो कर्व फिटिंग नहीं आती, रिग्रेशन एनालिसिस नहीं आता, तो वो वहां पर फेल हो जाते हैं, रिसर्च भी नहीं हो पाती और एक सीट जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ों को इस बार केयर करते हुए इंटरव्यू लेकर ही आपको आगे उस IISc बंगलौर में इंटर करने की अनुमति मिलेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अप्लाई करने के लिए 800 रुपीज कॉस्ट है। SC ST PWD अप्लाई करने के लिए 400 कॉस्ट है। और बाकी स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, अपने कैटेगरी वाइज उतना अमाउंट पे करेंगे। बस इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जो नेट बैंकिंग कॉस्ट है वो शायद आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करनी पड़ेगी। अगर हम यहां से उसके प्रोग्राम की बात करें और उसके फीस की बात करें, तो आप जिसके लिए एलिजिबल है, तो आप बेटा बैचलर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BE या BTech स्टूडेंट जितने भी हैं, वो या तो MTech के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर MTech प्लस PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MTech प्लस PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपके रिसर्च के लिए जो आपको स्टाइपेंड मिलती है, वो स्टाइपेंड है बेटा आपके JRF के लिए 31,000, SRF के लिए 35,000। तो सर कैसे JRF और SRF के लिए अप्लाई करना है बेटा, वो वहां आपके इंटरव्यू में डिसाइड होगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। देन वहां से आपकी ये स्टाइपेंड आपको अलॉट की जाएगी। अगर आप MTech के बेसिस पे मूव कर रहे हैं तो 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलेगी, ठीक है। MTech रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलेगी। तो ये आपके स्टाइपेंड है जो आपको वहां पर मिलने वाली है, जिसको कई लोग स्कॉलरशिप भी बोल देते हैं, जो कि MHRD आप लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहां से फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जितने भी बच्चे MTech में एडमिशन लेने वाले हैं उन बच्चों को ये फीस अमाउंट पे करना है। जहां पर पहले कॉलम में आप देख रहे होंगे जनरल OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को MTech के लिए टोटल 29,200 रुपीज पे करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की फीस है। सेकेंड ईयर की जो फीस होगी इससे कुछ कम हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती है, एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं जो एनुअली चार्जेज या फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पे कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं SC ST कैंडिडेट के लिए, तो उनकी जो फीस है वो 20,200 रुपीज रहेगी, ठीक है। उनको भी ये वन टाइम अमाउंट में ही पे करना होगा। अगर मैं इसको और डिटेल में जाके बात करूं तो बेटा आपके सामने सारा जो भी फीस है वो डिवाइड किया गया है। ट्यूशन फीस, ठीक है, या फिर जिम खाना फीस या अदर एकेडमिक फीस, ठीक है, जो भी है, और कुछ हमारी रिफंडेबल फीस है जो आपको यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। तो ये आपकी जो फीस है, बस डिफरेंस इतना सा है कि SC ST कैंडिडेट के लिए जो ट्यूशन फीस होती है वो फ्री होती है, उनको पे नहीं करना। इसलिए 9,000 अमाउंट जो जनरल OBC EWS कैटेगरी को पे करना है वो SC ST कैंडिडेट को पे नहीं करना है। अगर हम रेगुलर प्रोग्राम में और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यहां पर अब आप देख रहे होंगे ये रिसर्च प्रोग्राम के लिए है। जो रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको PhD के लिए अपनी 35,200 रुपीज फीस पे करनी होगी। MTech वालों का वही है 29,200। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो PhD और MTech के लिए आपको सेम अमाउंट पे करना है, दैट विल बी 20,200 रुपीज, ठीक है। चाहे आप सिंगल MTech के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे MTech और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी ये फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद कुछ बेसिक चीजें आप लोगों से और डिस्कस करनी है। यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे तो जो ये 25 मार्च है, ये आपकी लास्ट डेडलाइन है जिसमें आपको रेगुलर कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा नाइट में 11:59 PM तक। तो ये 25 मार्च इज द लास्ट डेट, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अप्लाई कहां से करना है, यहां पर आप देखेंगे इस वेबसाइट में, आप IISc बंगलौर की वेबसाइट खोलेंगे, एडमिशन में जाएंगे, देन यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। ये इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पूरा दिया हुआ है, ये ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इस ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे कहां से आपको अप्लाई करना है। आप देखेंगे पहला ऑप्शन है अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएट PG रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आप PhD एंड MTech रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटेड PhD MTech प्लस PhD, जो MTech 1 ईयर का कोर्स वर्क कम हो जाता है, जिसमें इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें आपको MTech की अलग से डिग्री नहीं मिलेगी, MTech प्लस PhD की डिग्री मिलेगी, ठीक है। आप इसके लिए यहां से अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, आप ओनली MTech के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेकेंड कॉलम ये वाला चूज करेंगे।
फिर आप एमटेक का, अब ये आपके मतलब के नहीं आगे, ठीक है, तो आपको बस इन्हीं दोनों से मतलब है जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में गिवन है, ठीक है। ये यहाँ पर हम बाद में लौट के आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं जो कि आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है बेटा, ये आप आईआईसी बंगलौर का वाउचर जो है वो आप चेक कर पा रहे होंगे। इसमें आप लोगों को पूरा क्लियर जो मेंशन किया गया है, मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर मतलब हाईलाइट कर दिया है। रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी एमटेक, ठीक है, यहां से आप देखिएगा ये रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी एमटेक या कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग। अगर आप आरए के लिए मूव करते हैं तो रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी और एमटेक के लिए अप्लाई करना होगा, वो आरए हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर कोर्स प्रोग्राम के लिए मूव करते हैं तो वो हमारा प्योर एमटेक रहेगा। देन इसके बाद स्पेशलाइजेशन केमिकल इंजीनियरिंग, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज आपका वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका बीटेक है या बीई है केमिकल इंजीनियरिंग में, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री अगर है तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ बैचलर डिग्री है तो आप या तो एमटेक या एमटेक पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहां पर देखो क्लियर मेंशन है, द गेट स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन 1 अगस्त 2024। आज के लिए नहीं, 1 अगस्त 2024 तक ये वैलिड होना चाहिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां से बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दी गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। जो आप गेट स्कोर कार्ड अप्लाई करेंगे उस गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे जो भी टॉप स्टूडेंट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, और वो कम से कम 1:2 या 1:3 में होगी। कम से कम तो 3 में होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। देन वहां से डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा आईआईटी बीएचयू है वो 1:5 1:7 तक कॉल करता है। आईआईसी बंगलौर भी मेरे हिसाब से कम 1:5 में कॉल करेगा आप लोगों को। देन उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपको उस कोप पोर्टल के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं, और फिर वहां से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हाईलाइट कर दिया है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप यहां पर चेक कर पा रहे होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग में जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है बिल्कुल मेंशन है, बेस्ड ऑन 70% गेट स्कोर प्लस 30% परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चों का एक ये क्वेश्चन रहता है कि सर गेट स्कोर या गेट रैंक या गेट मार्क्स। गेट मार्क्स आपके रैंक डिसाइड करने के लिए होते हैं, और रैंक डिसाइड होने के बाद आपका गेट स्कोर डिसाइड हो जाता है। और जितना भी कोप पोर्टल में या सीसीएमटी में एनआईटी में जो भी एडमिशन होते हैं वो आपका प्योरली बेस्ड होते हैं आपके गेट स्कोर के बेसिस पे। तो आपको उसी गेट स्कोर के बेसिस पर ही अप्लाई करना है, उसके बेसिस पर ही मूव करना है। गॉट इट? चलो अब आगे देखिएगा। अगर मैं यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बेटा यहां पर एलिजिबिलिटी के लिए आपका बीटेक में कम से कम सेकेंड डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड डिवीजन का मतलब जो भी आपका डिग्री या सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका सेकेंड डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये क्राइटेरिया एक परसेंटेज वाइज फिक्स नहीं किया गया, नहीं, मोस्टली कॉलेज में ये फिक्स होता है कि आपका फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, 60% और अबव जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए होता है, और 55% एसटी एससी के लिए होता है, और कुछ रिलैक्सेशन के बाद 50% तक काउंट किया जाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला सेकंड क्लास होना चाहिए। आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, और आप एलिजिबिलिटी शो करते हैं, आप उतने अपना टैलेंट शो करते हैं तो आपका हम यहां पर सिलेक्शन करेंगे, लेकिन कम से कम सेकंड डिग्री तो होना ही होना चाहिए। और आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और वो गेट स्कोर कार्ड या तो 2022 का हो या 3 का हो या फिर लेटेस्ट 2024 का हो, इसके पहले का आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी में मैंने क्लियर मेंशन कर दिया, एप्लीकेंट प्रोसेसिंग अ मिनिमम ऑफ सेकेंड क्लास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड, एंड selection will be based on 70% gate score card and 30% परफॉर्मेंस इन दी इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और बाकी हमारे मतलब की कोई चीज नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको ये हाउ टू अप्लाई में आ जाना है। एप्लीकेशंस आर
applications for all the program mentioned above are available online. To apply online, visit website of the ISC Bangalore www.iisc.ac.in। फिर वहां पर आप एडमिशन में जाइए और वहां पर क्लिक अप्लाई ऑन ऑनलाइन पे आप क्लिक करिए। जो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था 5 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट यहां पर 22 शो कर रहा है क्योंकि ये पुराना वाउचर है, इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है क्योंकि 22 तक तो हमारा गेट का स्कोर कार्ड नहीं आ पाया। सॉरी, 23 को गेट का स्कोर कार्ड आया है, बट वेट मत करिएगा, मुझे लगता है कि इसकी डेट फिर से एक्सटेंड हो सकती है 2 से 3 दिन तक, लेकिन आप वेट मत करिएगा, आप आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। जितने भी जनरल ओबीसी हैं उनको 800 रुपीज पे करना है और जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपीज पे करना है। इसमें एक बिल्कुल क्लियर मेंशन है, आप एक बार फीस पे कर देंगे देन आप एलिजिबल नहीं होंगे उसको रिफंड के लिए। आपके जितने भी बेटा डाउट आ रहे हैं वो डाउट मैं अभी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, जस्ट वेट। जनरल ओबीसी EWS कैंडिडेट को 800 रुपीज पे करने हैं और SC ST PWD कैंडिडेट को 400 रुपीज। ये पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल फीस है, आप एक बार पे कर देते हैं आपको रिफंड नहीं मिलेगा, गलती से 2 बार कर देते हैं तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए आप सोच समझ के करिएगा। पेमेंट जो है वो गेटवे सर्विस के थ्रू होगा, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि साइलेंसर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लेते हैं, तो बेटा आपको ये चीज़ अब यहाँ से समझ में आ जाएगी। ये एक गेटवे पेमेंट होता है, जो किसी ना किसी सर्विस को हमें फॉलो करना होता है, वो आपसे पेमेंट लेता है, क्योंकि हम लोग इस पर फोकस नहीं कर सकते किसका सक्सेसफुल हुआ किसका अनसक्सेसफुल हुआ, किसको रिफंड करना है क्या करना है, ये गेटवे डिसाइड करता है। ठीक है, उनके पास जब अमाउंट पहुंच जाता है वो फिर हमें ट्रांसफर करते हैं और इसमें कुछ कैटेगरी डिसाइड होती है, तो वो गेटवे जो अपना चार्ज लेता है वो अपना चार्ज कट करने के बाद बाकी हम लोगों को ट्रांसफर करता है, तो वो गेटवे चार्जेज आपको अलग से देने होंगे। पेमेंट ऑप्शन सारी तरीके से अवेलेबल है, चाहे आप नेट बैंकिंग से कर लीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI स्कैनर, जिससे भी करना चाहें आप उससे कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, और एडमिशन के लिए आप ये वेबसाइट ओपन करिए। ठीक है, हम आ जाते हैं उस वेबसाइट पे। जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, अपने PPT में ये सारी चीज़ें शो कर दी हैं। यहाँ पर अब आप लोगों को कुछ स्पेशल नहीं मिलने वाला, ये सारा का सारा जो भी पार्ट है वो मैंने अपने PPT में स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। बाकी इतनी सारी चीज़ें फर्जी दी हुई हैं जो आपके मतलब की नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ MTech का प्रोग्राम के लिए जहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो ये बेटा आपको क्लियर मेंशन है। ठीक है, जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेडलाइन ये मैंने आप लोगों को शो कर दिया, फी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप केमिकल इंजीनियरिंग में आ जाएंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में ये आपका बेटा केमिकल इंजीनियरिंग, इस केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप देखेंगे टोटल इनटेक जो है वो 17 का है। 17 का है, मतलब यहाँ अपडेट नहीं हुआ ये शायद बेटा, अच्छा ठीक है 17 या तो MTech के लिए होगा और जो बाकी है फिर वो MTech और रिसर्च के लिए अलग से है, तो टोटल 21 का इनटेक है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 70% गेट स्कोर कार्ड एंड 30% इंटरव्यू। जो आपके रिसर्च एरिया है वो आपके एरिया इतने हैं, इनमें से किसी भी एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, वो प्रोफेसर्स वहां पर आपको डिसाइड कर देंगे जिनके अंडर में आप वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको इन्फॉर्म ना किया हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। यहाँ पर बस एक चीज़ देखिएगा, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड क्लास इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज रिलैक्स टू पास क्लास ऑफ SC ST कैंडिडेट। अगर आपकी कैटेगरी SC ST में है तो मे बी आपको उसमें और रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पता चल गई। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर बेटा जब आप ISC बंगलौर के पोर्टल पे आएंगे देन आपको एडमिशन में जाना है। एडमिशन के बाद आपको वहाँ पर MTech का एडमिशन के लिए क्लिक करना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अगर आप MTech के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड पोर्शन चूज करिएगा, अगर आप रिसर्च और MTech के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट। चलिए यहाँ पर अगर मैं अप्लाई ऑनलाइन में आ जाता हूँ, देन यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, पहले आपको शायद रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, ये न्यू यूजर टू रजिस्टर, आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, अपनी सारी डिटेल पुट करेंगे और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप यहाँ रजिस्टर कर देंगे, आपकी एक मेल आईडी या फिर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, और उस पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर फिर से होम में जाएंगे और यहाँ पर फिर से अप्लाई ऑनलाइन में आएंगे।
आप लॉगिन में जाएंगे, ये सारी डिटेल फिल करेंगे, जो ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर या तो जो ये पासवर्ड होगा और ये जो आप अपना कैप्चा शो कर रहा है, ये आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट होंगे बेटा, ठीक है, अगर आपकी ओबीसी रैंक अगर आपकी 600 तक है तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। स्पेशली अगर आप बॉयज कैटेगरी में है ना, मेल कैटेगरी में है, तो कम से कम 500 तक के बच्चे जरूर अप्लाई कर दें। और अगर आप गर्ल्स कैटेगरी में है तो 600 तक के बच्चे अप्लाई कर दें। अगर आप एससी कैटेगरी में है तो कम से कम 800 तक के स्टूडेंट अप्लाई कर दें, ठीक है। और अगर आपकी रैंक एसटी है तो एसटी वाले बेटा कम से कम 1800 तक के रैंक वाले अप्लाई कर दें। एसटी कैटेगरी 1800 तक के कैटेगरी वाले अप्लाई कर दें, मिलने का चांस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं वोमेंस की बात करूं तो वोमेंस कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी में गर्ल्स हैं वो कम से कम 300 तक, ओबीसी वाले 400 तक, और एससी वाले कम से कम 600 तक, और एसटी वाले मैंने बोल दिया कम से कम बेटा आप 1800 तक अप्लाई कर दो, वैसे 1500 तक अप्लाई कर दो चलेगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए आईएससी बंगलौर का, किसको अप्लाई करना है किसको नहीं। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट में। जो बेटा एमटेक है आईएससी बंगलौर में, वो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट एमटेक में जितने भी बाकी हैं वो सिर्फ वही बाकी हैं जिनको आगे रिसर्च के लिए मूव करना है, या जिनका एम सिर्फ और सिर्फ एमटेक का कंप्लीट करने का था, वही बच्चे बाकी हैं। बाकी सारे के सारे बच्चे किसी न किसी पीएसयू के लिए निकल चुके हैं। मैं अब ओपनली नहीं बताना चाहता कितना प्लेसमेंट गया है और कितना पैकेज गया है, क्योंकि ठीक है बहुत कम बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ। सो जस्ट आपके लिए बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि वही बच्चे अप्लाई करें जिनको हायर स्टडी के लिए मूव करना है, जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिसको साइंटिस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्शन चाहिए, जिसको कहीं पर रिसर्च इसरो डीआरडीओ वगैरह में जाना है, या फिर जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है, सिर्फ वही बच्चे आईएससी बंगलौर के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और जिनकी रैंक कम है, उनको कोर केमिकल नहीं मिल रहा तो उनको कुछ भी मिल जाए, 12,400 की स्टाइपेंड जरूरी है। और इस साल फिर से तैयारी करो, फिर से बोल रहा हूँ, गेट ट्रिनिटी के साथ मूव करो, गेट ट्रिनिटी के टेस्ट सीरीज लो, कोर्सेज आपको बहुत ऑप्टिमम कॉस्ट में रखा है, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको लो कॉस्ट में मिल जा रहा है, मूव करिए और फाइनली अपना सिलेक्शन लीजिए, और नेक्स्ट ईयर या तो आईटी चेंज कर देना या पीएसयू चले जाना। थैंक यू बेटा प्रीतम। सर गेट स्कोर 583 ईसी का मुझे आइडिया नहीं है सर। गेट स्कोर 428 है, गेट रैंक 936। सर आईआईटी कानपुर दे सकते हैं, आईआईटी कानपुर डाल दो। 936 जनरल में थोड़ा सा टफ है, लेकिन कैटेगरी है तो मिल सकता है। बाकी आपको आईआईटी रुड़की मिल जाएगा, आईआईटी खड़गपुर के चांसेस भी हैं, आपको वो मिल जाएगा। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। भक्तिदास, आपने भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, आपने भी अपनी जॉब छोड़ी है मेरे एक बार कहने पर। इस बार गेट 2024 में अप्रोक्सीमेट 20+ स्टूडेंट ऐसा था जिसने मेरे एक बार कहने पर अपनी जॉब छोड़ दी थी और गेट की प्रिपरेशन में लग गया था। उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी रैंक 2000 के नीचे है। मुझे नहीं पता उसको आईआईटी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन हर स्टूडेंट, जिसमें से एक झील मंगोलिया जिसकी रैंक टॉप 100 है, उसका 6 लाख का पैकेज था शायद, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। उसने एक बार पूछा सर मैं छोड़ दूं, मैं कहा छोड़ दूं। उसके पापा परेशान हो गए, उसके पापा का कॉल आया, सर क्या बात कर रहे हो आप, इसको जॉब छुड़वा दें, प्रिपरेशन करने दें। मैं कहा सर कुछ सोच के बोला हूँगा, आप छुड़वा दीजिए। जिस दिन गेट का पेपर दे के आया, इतना रोया, उसके पापा परेशान, मेरे पास कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कॉल करके यही बोला कि सर आपने बोला था जॉब छुड़वा दीजिए, और बहुत परेशान है, रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बार क्या पेपर है अब उसके लिए भी नहीं पढ़ रहा, सर प्लीज उसे समझाइए। मैं कहा सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए और एक बार रिस्पॉन्स की आने दीजिए, वो अपने आप हैप्पी हो जाएगा। रिस्पॉन्स की आया, मैंने सेशन लिया, वो हैप्पी हो गया, बार की तैयारी करने लग गया। गेट का रिजल्ट आया, इतना हैप्पी हो गया कि सर मैंने सोचा भी नहीं था टॉप 100 रैंक आ जाएगी, और मेरी टॉप 100 रैंक है।
मैंने उसको कॉल करके पहले बता दिया था रिजल्ट आने के बहुत पहले कि बेटा आपकी टॉप 100 रैंक है, मुझसे स्टाम्प पे लिख के ले सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस है, और ऐसा नहीं है, भक्तिदास का भी वही है, उसने भी वही किया। जॉब कर रहा था ऑलरेडी, 2-3 साल से जॉब कर रहा था, कॉल आया सर क्या करूं, छोड़ दूं? मैं कहा छोड़ दो। हालांकि मुझे उम्मीद ज़्यादा थी और अच्छे रैंक की, आज तक मैं ये बात बोला नहीं हूं, लेकिन ठीक है, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन मुझे आपसे पूरा यकीन है कि आप फिर लड़ोगे और नेक्स्ट ईयर जो मुझे उम्मीद थी वो रैंक आप मुझे जरूर दोगे, ठीक है। और इस बार आपको आईआईटी मिल जाएगा, हो सकता है आईआईटी कानपुर मिल जाए या आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की मिल गया तो आप ऑफिशियल मेरे जूनियर भी हो जाओगे, कॉलेज जूनियर, और आईआईटी कानपुर मिल गया तो मेरे पड़ोस पे आ जाओगे। दो में से कोई भी मिल जाए, मेरे से रिश्ता तो रहेगा ही। चलो ठीक है, थैंक यू। यस सर, 800 ओबीसी रैंक पे आईआईटी बीएचयू मिल सकता है? 800 ओबीसी रैंक पे आईआईटी बीएचयू 100% नहीं, 99% मिल जाएगा। यार बड़ा डरा दिए हो ना, 99% मिल जाएगा, ठीक है। आईआईटी दिल्ली हॉस्टल नहीं है? हाँ, आईआईटी दिल्ली में कुछ गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, बॉयज को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं, सेकेंड ईयर में हॉस्टल मिल सकता है, लेकिन आसपास मिल जाता है। लेकिन आईआईटी दिल्ली की फीस सबसे ज़्यादा है ना। जो भी ले तो सोच समझ के लिए, फीस काफ़ी ज़्यादा है। मैं पूरा बताऊंगा जब सेशन लूंगा आईआईटी दिल्ली का। आपके टेस्ट सीरीज की वजह से सब बच्चे एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाए, ये ट्रू है, नहीं तो आधे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। सब बच्चे सिंपल टेस्ट से 50+ मार्क्स लेके बैठे थे। आप जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज मेरी नहीं ली, या तो उनको पता नहीं है कि साइलेंसर के टेस्ट सीरीज की वैल्यू क्या थी, तो उनको कोई मतलब नहीं है, और या जिनको पता है उनको दर्द बहुत ज़्यादा है, काश ले ली होती। अब फिर से ये गलती मत करिएगा। गेट ट्रिनिटी, आप दुनिया की कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन गेट ट्रिनिटी की टेस्ट सीरीज जरूर लेना।